जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और अपनी जो सीरीज चल रही है ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज जो चलती है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज का न्यू बैच है जिसे कवर कर रहे हैं। ये बैच जो है वो 19 फरवरी को स्टार्ट हुई थी। 19 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और अभी बिट्टू झा सर के नहीं होने के कारण ये बैच अल्टरनेटिव डे में चल रही है। यानी 19 फरवरी को फर्स्ट क्लास आया था और फिर 21 फरवरी को सेकेंड क्लास आया था, ठीक है ना। और फिर अभी 2 दिन गैप करके फिर सैटरडे को आएगा थर्ड क्लास। तो जिसकी वजह से क्लास जो है अल्टरनेट चल रहा है। तो हम लोग उस बीच में क्या करेंगे कि एक एक दूसरा दूसरा टेस्ट, मतलब कि आप पीछे का कोई सेट यानी पिछले मंथ का कोई कोई सेट जो है कवर करते जाएंगे इस बीच में, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं कि वीक में ये 5 दिन क्लास चलेगी। सिर्फ 5 ही दिन क्लास होती है वीक में। ये मत बोलिएगा कि 2 दिन क्यों नहीं होती है, 5 ही दिन क्लास होती है। और उस 2 दिन में जो है हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए आज का जो सेट है ये टेस्ट आप देख सकते हैं। टेस्ट नंबर 2A है और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। डेट आप देख सकते हैं, अपडेटेड सीट है, 21/2/2024 का ये सीट है। और टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे 8 बजे दे दिया जाता है और इसका सॉल्यूशन जो है सिर्फ यूट्यूब पे मिलता है, वो 9 बजे। तो आप लोग PDF प्राप्त करके और उसे सॉल्व कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन जो है यूट्यूब से प्राप्त कीजिए। और हम लोग सॉल्यूशन में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बात करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किससे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है? इसे ध्यान रखना है कि प्राप्त नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं लिख के नहीं बता पाऊंगा इतनी छोटा सा स्क्रीन पे। बोल बोल के जितनी सारी बातें बताऊंगा और उसे आपको लिखना है अपने कॉपी में, ठीक है ना। तो इसमें जो है स्टार्टिंग से बात करेंगे। देखिए, वैदिक काल के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो वैदिक काल का पीरियड कब से कब था? वैदिक काल जो था 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में था। लेकिन वैदिक काल को भी 2 भाग में बांटा गया था। एक भाग था ऋग वैदिक काल और दूसरा भाग था उत्तर वैदिक काल। क्या था? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कार्यकाल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो राइट डाउन करते जाइए प्रत्येक बात को। उसके बाद ऋग्वैदिक काल के संबंधित जानकारी जो है हमें वो ऋग्वेद से मिलती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है हमें वो मिलती है किससे? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है, ठीक है। और इसकी जानकारी जो है यानी उत्तर वैदिक काल की जानकारी जो है हमें साहित्य से प्राप्त होती है। किससे? वैदिक साहित्य से। किससे प्राप्त होती है? वैदिक साहित्य से। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं। उसमें एक आते हैं वेद, लिखते जाइएगा। दूसरा आता है ब्राह्मण, तीसरा आता है ग्रंथ और चौथा आता है ब्राह्मण। देखिए, एक आता है वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आता है आरण्यक और चौथा आता है उपनिषद, ठीक है ना। तो इस चारों में से जो है वेद 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 जो है ना, वेद में 4 वेद है, आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिसमें से ऋग्वेद से सिर्फ ऋग्वैदिक काल की प्राप्ति होती है, जानकारी मिलती है। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। और एक पॉइंट और आपको बता दो कि चारों वेद की जो सम्मिलित को क्या बोलते हैं? चारों वेद के सम्मिलित को हम लोग संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। आपको मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी किससे मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से मिलती है। लेकिन संहिता से इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो आप बोलेगा भैया आपने ही अभी बोला कि चारों वेद की सम्मिलित जानकारी जो है संहिता से मिलती है, लेकिन चारों वेद के अंतर्गत जो है ऋग्वेद भी आता है और ऋग्वेद से सिर्फ ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। इसलिए ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर जो हो जाएगा संहिता हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग डिटेल में बात करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अनंत चतुष्टय का संबंध किससे है? मैं आपको बता दूं कि अनंत चतुष्ट का संबंध जो है वो जैन धर्म से। तो कहेंगे कैसे? इसके बारे में कुछ बताइए, ठीक है, बताते हैं। जब देखिए, जब जीव से कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, मतलब कि कोई भी प्राणी है उसका मोह माया सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। क्या करता है? मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और जब कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है उसे क्या प्राप्त होता है? जैन धर्म के अनुसार उसे अनंत दर्शन, लिखते जाइएगा कॉपी में, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है। इसे ही अनंत चतुष्ट कहा जाता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है। इसकी जानकारी जो मिलती है इसे जैन धर्म से। आगे बढ़ते हैं। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है।
फर्स्ट है, सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। ये पॉइंट जो है ये गलत है, ठीक है ना। सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार नहीं, ये जो है अपनी एक पुस्तक आपको याद होगा, राजतरंगिणी पुस्तक जानते होंगे, राजतरंगिणी, जो किसके द्वारा लिखी गई है, लिखी गई है कलहन के द्वारा। तो इसमें जो है ना अशोक का शैव धर्म अनुयायी होने से संबंधित जानकारी मिलती है राजतरंगिणी में। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने शासन काल में 10वें वर्ष में बोध गया का यात्रा किया था। बिल्कुल गलत है। अशोक जो है अपने ये 20वें वर्ष में नहीं किया था, बल्कि 10वें वर्ष में जो है बोध गया का यात्रा किया था, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हो गया। तीसरा है, स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था। ये सही है, स्वनियंत्रण जो है अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हर्षवर्धन के शिलादित्य संबोधन मिला है था किससे। हर्षवर्धन को शिलादित्य संबोधन किससे मिला था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर्षवर्धन का कार्यकाल कब से कब तक था। हर्षवर्धन का कार्यकाल था 606 से 647 ईस्वी। कब से कब तक, 606 से 647 ईस्वी। और हर्षवर्धन के कार्यकाल में एक चीनी यात्री आया था, चीनी बौद्ध यात्री, आपको उसका नाम याद होगा, हेनसोंग। कौन था, हेनसोंग। और उसने ही शिलादित्य की संबोधन से हर्षवर्धन को संबोधित किया था। ये चीनी यात्री कब आया था, ये आया था 630 में आया था, और 644 तक भारत में रहा था, ठीक है। और इस हेनसोंग को ही यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर एलोरा निर्मित है किस शैली में। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि मंदिर की जो शैली है, मंदिर निर्माण की जो शैली है, वो कितने प्रकार की है, तो मुख्यतः 3 प्रकार की है, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन सी शैली है, और कैलाश मंदिर जो है किस शैली पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत में नागर शैली का विस्तार है, ठीक है ना। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विस्तार है, और दोनों का मिक्स जो है मध्य भारत में बेसर शैली का विस्तार है। और कैलाश का जो मंदिर है ये कहाँ पे है, यह है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र जो है मध्य भारत के अंतर्गत पड़ता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बेसर शैली में, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ फतवा ए जहांदारी के रचनाकार कौन थे। तो फतवा ए जहांदारी के रचनाकार कौन थे, जियाउद्दीन बर्नी। कौन थे, जियाउद्दीन बर्नी। अच्छा ये बताइए, अबुल फजल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी अकबरनामा। मिन्हास उस सिराज किसके द्वारा लिखी गई थी, मतलब इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी ये बताइए। तो इनके द्वारा जो लिखी गई थी उसका नाम था तबकात ए नासरी। आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, तबकात ए नासरी। और भीमसेन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या था ये बताइए। तो भीमसेन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम था नुस्खा ए दिलखुशा। क्या नाम था, नुस्खा ए दिलखुशा। नेक्स्ट, बलबन की रक्त और लौह नीति को त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कहानी के टाइप में बात करने का प्रत्येक क्वेश्चन को, जिससे कि याद रहे, ठीक है ना। थोड़ा पीछे से हम लोग बात करेंगे इसमें। बात यहाँ से करेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की जो है मृत्यु कब हुई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 में, ठीक है। और बलबन शासक कब बना था, तो 1266 ईस्वी में। तो 1236 से लेके 1266 ईस्वी के बीच में जो है गुलाम वंश का निकम्मा शासक जो भी था, मतलब अच्छा शासक एक भी शासक नहीं बना था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, जो भी सुल्तान थे ना उनकी वैल्यू घट गई थी, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी शासन करने में। तो जिसकी वजह से बलबन को लौह एवं रक्त नीति की शुरुआत करनी पड़ी। इसके अनुसार वो किसी को नहीं देखते थे, जो भी उनके रास्ते में आता था उन्हें मौत के घाट उतार देते थे, ठीक है। तो इसका जब गुलाम वंश की जो समाप्ति हुई वो कब हुई, तो गुलाम वंश की समाप्ति हुई 1290 ईस्वी में। और उसी समय जो है खिलजी वंश की स्थापना हो गई। और खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसने ही रक्त एवं लौह नीति का त्याग कर दिया था, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रत्येक बात समझ में आ रही होगी जो मैं बता रहा हूँ। और समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है अब कंटिन्यू आने वाली है। और पहले से भी जो मैं स्टार्ट किया था, जो मैं बोलता हूँ उसे मैं कंटिन्यू कवर करता हूँ। नेक्स्ट है, बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था। सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें दिया है कि बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था। किस मुगल शासक के प्रथम बार लिखना चाहिए था कि प्रथम बार किस मुगल शासक के समय में हुआ था। तो इसका सही देखिए, बुंदेला राजपूत का जो विद्रोह है ना, 2 शासक के समय में हुआ था। उसमें से एक थे शाहजहां और दूसरे थे कौन, औरंगजेब।
एक थे शाहजहां और दूसरे कौन थे, औरंगजेब। तो इसमें क्या हुआ था, शाहजहां के समय में जो विद्रोह हुआ था वो 1628 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1628 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, जुझार सिंह। कौन कर रहे थे, जुझार सिंह। अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। और इसे जो है ना शाहजहां इसे दबा दिए थे, इस विद्रोह को शाहजहां दबा दिए थे। लेकिन औरंगजेब के समय में जो विद्रोह हुआ था उसे औरंगजेब नहीं दबा पाए थे। ये जो है सबसे शक्तिशाली बुंदेला विद्रोह जो हुआ था औरंगजेब के ही समय में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है। सबसे पहली बात देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें क्या जानकारी चाहिए। सबसे पहले हमें जानकारी चाहिए कि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो था 1926 से 1931 तक था। ठीक है, इतना चीज क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, चटगांव शस्त्रागार पर हमला। चटगांव शस्त्रागार पर हमला कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन किए थे, सूर्यसेन। कौन किए थे, सूर्यसेन। ठीक है, तो अब पता चल गया हो कि ये जो हुआ है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। नहीं है पूछ रहा है तो देखते हैं। शारदा अधिनियम का क्रियान्वयन कब हुआ था, तो शारदा अधिनियम का क्रियान्वयन हुआ था 1 अप्रैल 1930। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1930। तो ये दोनों जो है लॉर्ड इरविन के कार्य में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 7 सितंबर 1931। कब हुआ था, 7 सितंबर 1931। ये जो है ना यही आंसर हो जाएगा। ये हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। और चौथा है कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन, ये हुआ था 1928 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक कौन सा विकल्प औसत्य औसत्य है ये बताना। ठीक है ना। तो होम एंड द वर्ल्ड, होम एंड द वर्ल्ड यही जो है गलत है। और इसके लेखक कौन थे ये मैं बता दूं आपको। होम एंड द वर्ल्ड के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। रविंद्रनाथ टैगोर जो है होम एंड द वर्ल्ड के लेखक है। होम एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवी चौधुरानी बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस सही है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भी सही है। खुदीराम बोस का जन्म किस गांव में हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि खुदीराम बोस का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वेस्ट बंगाल के मदीनापुर जिले के हबीबपुर स्थान पर। कहाँ हुआ था, मदीनापुर जिले के हबीबपुर स्थान पर। कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। और मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ जो पूछा जाता है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा किन्हें मिली थी, तो खुदीराम बोस को ही मिली थी। क्यों मिली थी, इन्हें इसलिए मिला था कि मुजफ्फरपुर के जिला जज जो किंग्सफोर्ड थे उनकी हत्या की कोशिश में ही इन्हें जो है 1908 में फांसी की 1908 नहीं 19 हाँ 1908 में ही फांसी की सजा दे दी गई थी। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्स 19 साल की उम्र में ही खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, आपको मैं बता दूं इसमें एक अच्छी सी बात छिपी हुई है, मैं बता देता हूँ। इससे ये होगा ना, जो भी कहानी मैं सुनाता हूँ इससे आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, इसलिए मैं सुनाने का कोशिश करता हूँ। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा मजहर उल हक। इसके द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया था। लेकिन इसमें कहानी क्या है, आपको याद होगा कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था। आपको याद होगा, तो स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था जिसका विरोध जो है ना मुस्लिम लीग कर रहा था। मुस्लिम लीग स्वदेशी आंदोलन का विरोध कर रहा था। तो भारत में ये बात उभर के आया कि मुस्लिम जो है यानी भारतीय मुस्लिम जो है वो अंग्रेजों के चाटुकार हैं। ठीक है ना, तो अंग्रेजों के चाटुकार हैं भारतीय मुस्लिम, ऐसा ये बात उभर के आया। ठीक है, तो इसी बात को मतलब दबाने के लिए ये जो बात मजहर उल हक को और हकीम अजमल खां को, इन सभी लोगों को पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये बहुत गलत है, तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन। तो इसके तहत वो दिखाना चाहते थे कि हम मुस्लिम के चाटुकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो 7 अगस्त 1942 जो कांग्रेस की बैठक हुई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की अध्यक्षता 1940 से लेके 1946 तक कंटिन्यू सिर्फ एक ही व्यक्ति किए हैं जिनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। तो ये 7 अगस्त 1942 की भी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ही किए थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के संबंध में यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, किस विद्वान ने कहा था, तो ये कथन जो है टी आर होम्स का है। किसका है,
टी.आर. होम्स का। इसमें जो है सभ्यता किसके लिए दर्शाया था टी.आर. होम्स? ये सभ्यता जो है ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के लिए दर्शाया था और बर्बरता जो है अपने भारतीयों के लिए दर्शाया था। ठीक है, उनका टी.आर. होम्स का कहना था कि हम सभ्यता यानी संस्कृति लाना चाहते हैं भारतीय में, लेकिन भारतीय उस लायक नहीं है, ऐसा कुछ वो बोलना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैरववाल की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो आपको मैं बता दूं, इसका भैरववाल की संधि का जो संबंध है वो आंग्ल सिख युद्ध से है। सबसे पहली बात, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आंग्ल सिख युद्ध जो है, दो आंग्ल सिख हुए थे, एक और दो आंग्ल सिख युद्ध जो है प्रथम और द्वितीय। प्रथम हुआ था 1845 से 46 में। कब हुआ था? 1845 से 46 में। और दूसरा हुआ था 1848 से 49 में। ध्यान रखिएगा, 1848 से 49 में। प्रथम जो आंग्ल सिख हुआ था उसमें जो संधि हुई थी 1846 में हुई थी, लाहौर की संधि। 1846 में कौन सी संधि हुई थी? लाहौर की संधि। लेकिन इसी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के तहत एक और संधि हुई थी, जो हुई थी दिसंबर 1846 में। कब हुई थी? दिसंबर 1846 ईस्वी में। और ये जो है भैरववाल की संधि हुई थी। कौन सी संधि? भैरववाल की संधि। इसका आंसर हो जाएगा आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है भैरववाल की संधि। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघात्मक शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? तो ये अधिनियम कौन सा हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम। इसमें जो है ना प्रयास किया गया, ये पॉइंट सही है कि प्रयास किया गया। इसमें क्या हुआ था, जब ये अधिनियम आया था तो उसमें ऐसा बोला गया कि देशी रियासतें अगर संघ में मिलना चाहते हैं तो मिलें, अगर नहीं मिलना चाहते तो नहीं मिल सकते। तो देशी रियासत जो है ना संघ में मिलने से मना कर दिया, इसलिए जो संघात्मक व्यवस्था नहीं बन पाई। और ये जो एक तरह से कही तो विफल हो गया, लेकिन प्रयास जो है किया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया? सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे क्या, इसमें क्या हुआ था। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, देखिए मैक्सिमम ऑफ द जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश जिसमें चुनाव होते हैं, उसमें जो है दो प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। एक हो गया फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम और दूसरा हो गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आपको पता होगा, एक बताया मैंने फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम और दूसरा बताया अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किसे कहते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत ऐसा आता है कि वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाता है, उसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। और ये किस देश से लिया गया है? यह जो है ब्रिटेन से लिया गया, आपको भी पता है। इनमें से कौन सा संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य कौन नहीं थे, ये बताना है। तो इनमें से जो है बी एन राव जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बल्कि संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और प्रथम प्रारूप जो तैयार करके दिए थे वो बी.एन. राव ही दिए थे। लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि प्रथम प्रारूप किसने तैयार करके दिया था, तो बी.एन. राव ही दिए थे। और इसी का संशोधन या इसी का देखरेख करने के लिए प्रारूप समिति की गठन किया गया था, जो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें आपको पता है कि कितने सदस्य थे और कौन कौन सदस्य थे, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो यह 7वां संविधान संशोधन 1956 होना चाहिए। हाँ, 1956 के आसपास। देखिए इसके बारे में मैं बता दूं कि फजल अली आयोग की गठन किया गया था कब? 1953 में। और फजल अली आयोग का जो है रिपोर्ट कब आया? 1955 में। तो रिपोर्ट जो आया 1955 में, उसमें फजल अली आयोग रिपोर्ट में बोला कि भाषाई आधार पे हम राज्यों का गठन कर सकते हैं। और इसी के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची जो है संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1993। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था के 29 विषय, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में, जिसमें 29 विषय थे। और ये पंचायती राज व्यवस्था का जो कानून कौन बनाएगा? तो पंचायती राज व्यवस्था पर जो कानून बनाता है वो राज्य विधान मंडल बनाता है। कौन बनाता है? तो राज्य विधान मंडल बनाता है। और 11वीं अनुसूची में इन्हीं की शक्तियों का विभाजन किया गया है, राज्य विधान मंडल और पंचायत के विभाजन किया है।
आगे बढ़ते हैं। निजता का अधिकार का उल्लेख मिलता है किसमें? तो निजता का अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 21 में, किसमें? अनुच्छेद 21 में। आपको फिर हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार का किसमें है? 19 से 22 में। और आ जाइए समानता का अधिकार 14 से 18 में। अब आ जाइए शोषण का अधिकार, शोषण का आ जाएगा 23 और 24 में। और नेक्स्ट आ गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत निजता का अधिकार आएगा जो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 42 जो है राज्य को शक्ति प्रदान करता है कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व शिक्षा सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है अनुच्छेद 42। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के क्षमादान के अंतर्गत परिविलंबन का अर्थ क्या है? अच्छा ठीक है, राष्ट्रपति के क्षमादान के अंतर्गत परिविलंबन का अर्थ क्या है? देखिए परिविलंबन का अर्थ क्या है जानते हैं? जैसे किसी व्यक्ति को, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के क्षमादान की अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 72। और राज्यपाल जो क्षमादान करते हैं उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61। अब आगे बात करते हैं। देखिए परिविलंबन उसे बोलते हैं जैसे किसी व्यक्ति या किसी अपराधी को जो है फांसी की सजा मिल गई है, ठीक है ना, फांसी की सजा कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसे टालते रहते हैं। क्या करते हैं? उसे कुछ दिन तक उसे आगे बढ़ाते रहते हैं, डेट को उसे टालते रहते हैं। और इसलिए करते हैं, अभी जस्ट मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा यहाँ पे? निजता का अधिकार है कि परिविलंबन में वही निजता के अधिकार के कारण मतलब राष्ट्रपति सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन जब माहौल खराब होने लगता है तो राष्ट्रपति उन्हें फांसी देने की मतलब आदेश दे देते हैं और उसे रोकते रहते हैं, मतलब टालते रहते हैं, उसी को परिविलंबन करते हैं। तो वही है आंसर इसका, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया को परिविलंबन करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब फर्स्ट है विशेष परिस्थिति की वजह से सजा कम करना, जिसे विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विशेष परिस्थिति, जैसे कोई व्यक्ति जैसे जेल में है, ठीक है ना, अब उसका जो है मान लीजिए कि उसे कैंसर हो गया, और उसे कैंसर जब हो गया है तो उसका कैंसर का फोर्थ स्टेज चल रहा है। अब मतलब कुछ दिन का वो मेहमान है धरती पे, तो ये जो है ना विराम दे दिया जाता है। इसी को ही बोलते हैं कि विशेष परिस्थिति में उनका सज़ा कम करना, उन्हें जो है ना जेल से बाहर कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं विराम। नेक्स्ट है सज़ा की मात्रा को बदलना। तो सज़ा की जो मात्रा बदली जाती है उसे क्या बोलते हैं, आपको पता है? तो उसे बोलते हैं परिहार। क्या बोलते हैं? परिहार। अब मैं आपको बता दूं, और सजा की प्रकृति को बदलना इसे बोलते हैं लघुकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? लघुकरण। अब आपको मैं इस दोनों चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सजा की मात्रा बदलना मतलब किसी व्यक्ति को जो है 15 साल का सजा मिला है उसे हम कर देंगे 10, उसे राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाता है 10 साल, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिहार। लेकिन सजा की प्रकृति को बदलना, किसी को फांसी की सजा मिली हुई है और उसे कम करके राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया, जैसे आजीवन कारावास कर दिया गया, तो उसे कहते हैं हम लघुकरण, ठीक है। ये होता है इसका अंतर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य हुए भी उसे कार्रवाई में, संसद की कार्रवाई में जो है बोलने का अधिकार प्राप्त है, तो इसमें से हो जाएगा महान्यायवादी। और इसका जो है किस अनुच्छेद में वर्णन है? इस चीज़ का अनुच्छेद 88 में वर्णन है। आगे बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा मामला है जो उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होगा तो अच्छा ये मैं बता दूं कि जो चीज़ उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता की श्रेणी में कौन सी चीज़ आती है? ऐसी चीज़ें यानी ऐसा विवाद जो उच्च न्यायालय में नहीं जा सकता, जो डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जाएगा, डायरेक्ट उसका निपटारा जो उच्चतम न्यायालय ही करेगा, उसे ही उच्चतम न्यायालय की श्रेणी में लिया जाता है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव विवाद, ये जो है सिर्फ उच्चतम न्यायालय में जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, ना कि इसे उच्च न्यायालय में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय जल विवाद। ये जो है इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, मतलब इस दोनों पॉइंट के बाद। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय विवाद, जो उच्चतम न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद, ये भी उच्चतम न्यायालय की श्रेणी में आता है। और भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच का विवाद जो है उच्चतम न्यायालय की श्रेणी में आता है। अब आप बोलिएगा कि भैया अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है ये मतलब ये किस चीज़ के अंतर्गत आता है? इसके लिए क्या किया जाता है, ऐसा जो विवाद होता है इसका जो अनुच्छेद 262 में इसका वर्णन है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 262 में। इसमें क्या किया जाता है कि संसद के विधि द्वारा अधिकरण की स्थापना की जाती है। संसद के विधि द्वारा जो है अधिकरण की स्थापना की जाती है, और वो अधिकरण जो है वो अंतर्जलीय नदी जल विवाद कर सकते हैं, इसकी निपटारा करती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये पेड क्लास है, पेड क्लास मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और फिर इसमें जो है PDF के सहित। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। आप बोल सकते हैं मंत्रिपरिषद होता है। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार जो है ना, अगर आपसे अधिनियम पूछता तो वो अधिनियम 1919 हो जाता, ठीक है। लेकिन मताधिकार प्राप्त कब हुआ? तो वो प्राप्त हुआ अधिनियम 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट, इनमें से राज्य सूची का विषय नहीं है। तो राज्य सूची का विषय इसमें से सीमाकर नहीं है, बाकी जो है राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष है? तो आपको मैंने कल वाली यानी पिछली जो वीडियो आई थी टेस्ट सीरीज वाली, उसमें आपको वरीयता क्रम मैं बताया था। वरीयता क्रम कि 1 नंबर पे राष्ट्रपति है, 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति है, इस अनुसार मैंने वरीयता क्रम आपको बताया था। तो इसी अनुसार जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष आते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन आते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और ये तो ये जो आते हैं ना, ये आते हैं 6ठे स्थान पे। किस स्थान पे? 6वां रैंक है इनका, देश में इनका 6वां रैंक। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? तो निम्नतर स्तर पर जो है ग्राम सभा वो पंचायत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? चलिए इसमें भी बात कर लेते हैं। वैसे इसका आंसर हो जाएगा एशिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बुग्याल या प्यार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो बुग्याल या प्यार घास के मैदान जो है लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और बुग्याल या प्यार जो है ना, ये उत्तराखंड में नाम दिया जाता है। कहाँ? उत्तराखंड में। और जो है कश्मीर में कुर्ग के नाम से जानते हैं इसी लघु हिमालय घास के मैदान को। नेक्स्ट, सिक्यांग कांगरी पर्वत शिखर अवस्थित है कहाँ? तो सिक्यांग कांगरी पर्वत शिखर जो अवस्थित है अपने भारत में, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो चीन में भी है। नेक्स्ट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सबसे बड़ा पहले मैं पूछ रहा हूँ, तो सबसे बड़ा आपको पता होगा कि सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और नेक्स्ट जो है ये दूसरा पूछा रहा है, दूसरा हो जाएगा कृष्णा गोदावरी नदी पर। कहाँ? कृष्णा गोदावरी नदी पर, तो आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो भू आकृतियों के द्वारा ये नियंत्रित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है? देखिए मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है पूछा जा रहा है, तो कौन सी मृदा में नहीं पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा में। आप सोच रहे होंगे कि मृदा संस्तर क्या होता है। देखिए जैसे अपनी जो बॉडी है और बॉडी में जो ये आपका त्वचा है, तो त्वचा में परत होते हैं ना, उसी तरह मृदा में भी परत होता है। और मृदा के परत में जो गुण होता है, मतलब जो परत है जैसे 1 2 3 लेयर जो है, इसमें अगर गुण भिन्न भिन्न हो रहा है, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, तीसरे परत का गुण अलग है, तो उसे मृदा संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा संस्तर। आगे बढ़ते हैं, सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य है भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं? तो कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है? यह है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है, यहाँ पे सबसे अधिक जल पाया जाता है। नेक्स्ट है, रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र अवस्थित है, ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। एक बहुत इंपॉर्टेंट है वेलाडीला। वेलाडीला लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ में, ये याद रखिएगा। अब बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है वेलाडीला के बारे में। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, भारत के किस प्रांत में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है भारत के कर्नाटक प्रांत में। कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक प्रांत में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा, ये तो दूसरा है ना, दूसरा सबसे बड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा, तो वो जो है भरला सौर पार्क, और वो कहाँ स्थान मतलब स्थित है? वो स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सीमेंट पोरबंदर से, ये तो सही है। और फिर पेट्रो रसायन नागथेन से, ये सही है। सुमेलित नहीं पूछ रहे ना, चीनी सिलवासा, ये गलत है। सुमेलित नहीं जो है ऑप्शन नंबर सी है। चीनी का उद्योग मैक्सिमम जो है ये सब अपना बिहार यूपी में है, तो आपको पता ही है। और लौह इस्पात राउरकेला सही है। नेक्स्ट, तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो तंसा अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, दिमरा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दिमरा जनजाति निवास करती है असम में। नेक्स्ट,
काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो काठी लोक नृत्य का संबंध जो है वो है पश्चिम बंगाल से। 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किस देश के बीच है? ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। नेक्स्ट है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो ये हो जाएगा थाईलैंड को। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? तो फिजी द्वीप अवस्थित कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे? तो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे, वो था अर्मेनिया। क्या था? अर्मानिया। नेक्स्ट है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु द्वीप। और आज का शेर यही समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ शेर पसंद आया होगा। शेर पसंद आया है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाना है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है और उन्हें ज़रूर शेयर करना है जो बाय करके नहीं मतलब खरीद के नहीं पढ़ सकते, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा जो यहाँ पे फ्री में पढ़ लें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।